नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, इसे एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोज उपलब्ध होंगी, जिनके माध्यम से आप अपनी खुद की और किसी दूसरे व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है ग्रहों के उदय और अस्त। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि जन्म कुंडली के विश्लेषण में एक बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, आज हम ग्रहों का उदय और अस्त के बारे में जानेंगे। तो अस्त ग्रह क्या होता है? आप अपनी जन्म कुंडली, किसी की जन्म कुंडली उठाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से किसी ग्रह के आगे अस्त लिखा हुआ होता है। आप अपनी उठा के देख लीजिए या किसी और अन्य व्यक्ति की उठा के देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि किसी ग्रह के आगे अस्त लिखा हुआ होता है। तो अस्त क्यों होता है ग्रह, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सूर्य के नज़दीक यदि कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत तेज होता है। हम मानते हैं कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है। अगर उसके नज़दीक कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त माना जाता है। और दोस्तों, अस्त ग्रह को इस प्रकार समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आएगा ना, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वहाँ पर सूर्य देव का प्रभाव अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रह और यहाँ पर लिखा है अंश। यानी कोई भी ग्रह होता है वो एक एक पर्टिकुलर यानी एक विशेष अंश तक वो अस्त माना जाता है। तो आज हम उन ग्रहों के बारे में जानेंगे कि कौन सा ग्रह कितने अंश तक वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो कितने अंश तक वो अस्त माना जाएगा। तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि कौन सा ग्रह कितने अंश तक अस्त माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं चंद्रमा से। तो सबसे पहले हमारे ग्रह हो गए चंद्रमा। तो यहाँ पर मैं चंद्रमा लिख लेता हूँ। तो चंद्रमा जो ग्रह होते हैं वो 12 डिग्री यानी 12 अंश तक अगर सूर्य के नज़दीक होते हैं, मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा की डिग्री में 12 डिग्री तक का अंतर है, तो चंद्रमा सूर्य से अस्त माने जाएंगे। और अगर वो 12 डिग्री से उसका अंतर ज़्यादा हो जाता है तो वो उदय माने जाएंगे। उसके बाद में हम चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। तो दोस्तों, मंगल जो ग्रह होते हैं वो 17 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। यानी सूर्य और मंगल की डिग्री में यदि 17 डिग्री का तक का अंतर होता है तो मंगल ग्रह अस्त हो जाते हैं, अस्त माने जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक ये उदाहरण कुंडली में बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कौन सा ग्रह अस्त कैसे होता है। आगे देखते हैं, हम बुध ग्रह की तरफ चलते हैं। तो बुध जो ग्रह हैं वो 13 डिग्री तक, यानी बुध ग्रह 13 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। 13 डिग्री तक का मतलब 13 डिग्री से कम या 13 डिग्री तक अगर वो उनकी दूरी यानी सूर्य से उनका अंतर होगा बुध का, तो वो अस्त माने जाएंगे। आगे हम गुरु ग्रह की बात करते हैं। तो गुरु ग्रह जो हैं वो 11 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। यानी 11 डिग्री से कम या 11 डिग्री तक का अंतर होता है तो वो अस्त माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र जो हैं वो 9 डिग्री तक यानी 9 अंश तक अस्त माने जाते हैं। और अगर मैं शनि ग्रह की बात करूं तो शनि ग्रह जो हैं वो 15 अंश तक यानी 15 डिग्री तक अस्त माने
जाते हैं। दोस्तों आप इनके नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे हम इस प्रकार से समझिए, चंद्रमा 12 डिग्री तक हो गए, उसके बाद में मंगल 17 डिग्री तक, बुध 13 डिग्री तक, गुरु 11 डिग्री तक, और शुक्र 9 डिग्री तक, और शनि 15 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। अब हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो ग्रह हैं वो अस्त होते हैं। तो मान लीजिए एक उदाहरण कुंडली है और लगन में मान लीजिए 2 का अंक लिखा है, तो एक बार हम लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। ये मैंने एक जो है वृक लगन की कुंडली ली है, ये उदाहरण कुंडली है। मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा है ये ऐसा कोई मैटर नहीं करता, मैंने केवल आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर 2 लिखा है। अब मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य देव यहाँ पर बैठे हैं, और सूर्य की जो डिग्री है, तो आप जानते हैं कि एक राशि यानी एक राशि है वृक राशि, यहाँ ये 30 डिग्री की होती है। तो सूर्य जो ग्रह होते हैं वो इस प्रकार से चलायमान है, यानी इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से इनका राउंड होता है। तो सूर्य मान लीजिए 1 से 2 नंबर पे आए, और इनकी जो डिग्री है वो मान लीजिए 15 डिग्री, यानी 15 अंश के सूर्य हैं, 15 अंश के सूर्य हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा कैसे अस्त होते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा भी यहीं बैठे, यानी चंद्र भी यहीं बैठे हैं, और चंद्र की जो डिग्री है वो चंद्र की डिग्री मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्र की डिग्री 10 डिग्री है। तो यानी सूर्य तो इस राशि में 15 डिग्री चल चुके हैं, और चंद्रमा जो है वो 10 डिग्री तक चल चुके हैं। तो इनका अंतर अगर हम देखते हैं तो इधर हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो सूर्य की कितनी डिग्री हो गई 15 डिग्री, और चंद्रमा की कितनी डिग्री हो गई 10 डिग्री। इन दोनों को अगर माइनस करें तो बचता है 5 डिग्री, यानी इनमें अंतर कितना रह गया 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री का ही अंतर होने के कारण सूर्य से चंद्रमा बहुत नज़दीक आ जाने के कारण यहाँ पर चंद्रमा अस्त माने जाएंगे, यानी चंद्रमा यहाँ पर अस्त हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि कुंडली में अस्त का इस प्रकार से एक चिन्ह होता है या लिखा हुआ होता है चंद्र अस्त। तो इस प्रकार से एक उदाहरण ये हो गया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य अपने ही घर में किसी ग्रह को अस्त करते हैं, वो पिछले और अगले घर में भी अस्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा पिछले घर में बैठे हैं, यहाँ पर चंद्र बैठे हैं, और यहाँ पर जो चंद्रमा हैं वो यदि मान लीजिए 28 डिग्री तक चल चुके हैं, यानी चंद्रमा की डिग्री 28 डिग्री है। अब 28 डिग्री के बाद में जो चंद्रमा है वो यहाँ पर आ जाएंगे, अपनी दूसरी राशि में आ जाएंगे, और सूर्य जो है वो 15 डिग्री तक चल चुके हैं। तो निश्चित रूप से इस राशि में जो चंद्रमा है वो कितने चलेंगे आप बताइए। यानी चंद्रमा जो है वो यहाँ पर 2 डिग्री के बाद में इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 2 डिग्री के बाद में यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य इसमें कितने डिग्री चल चुके हैं 15 डिग्री चल चुके हैं, और 2 डिग्री पीछे हैं। तो अब इनको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अभी 2 डिग्री चलना बाकी है, और सूर्य आगे निकलते निकलते यहाँ पर 15 डिग्री चल चुके हैं। तो यानी चंद्रमा और सूर्य का जो अंतर है वो 17 डिग्री है। कितना डिग्री है 17 डिग्री होने के कारण सूर्य यहाँ पर अस्त नहीं माने जाएंगे, ये यहाँ पर उदय माने जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो 12 डिग्री तक ही अस्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा अस्त नहीं है। अब मान लीजिए सूर्य की डिग्री जो है यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर मान लीजिए सूर्य की डिग्री यहाँ पर हो गई 25 डिग्री, यहाँ पर 25 डिग्री सूर्य चल चुके हैं, और यहाँ पर अगर चंद्र बैठे हैं, यहाँ पर चंद्र हैं, तो ये चंद्रमा यदि यहाँ पर मान लीजिए 7 डिग्री के बैठे हैं, कितने डिग्री के बैठे हैं 7 डिग्री के, तो 7 डिग्री के होने के कारण 7 डिग्री के होने के कारण अब सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितनी हो गई,
तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे कि जो सूर्य हैं वो 5 डिग्री के बाद में इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो चंद्रमा है वो यहाँ पर केवल ही 7 डिग्री ही चल पाए हैं। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 डिग्री। अब 12 डिग्री के होने के कारण सूर्य यहाँ पर 12 डिग्री तक अस्त माने जाएंगे, तो निश्चित रूप से चंद्रमा यहाँ पर अस्त माने जाएंगे। तो इस प्रकार से एक चंद्रमा का मैंने उदाहरण लिया है। अब हम एक ग्रह को और समझ लेते हैं, मंगल ग्रह को। तो मान लीजिए मंगल ग्रह जो है, मैंने कहा कि यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो इस प्रकार से चलायमान होते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और सूर्य की जो डिग्री है वो यहाँ पर 18 डिग्री, ऐसे मान लीजिए कि 18 डिग्री सूर्य की यहाँ पर डिग्री है। अब यहीं पर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठे हैं, यहाँ पर मंगल ग्रह बैठे हैं और मंगल ग्रह की जो डिग्री है वो मान लीजिए 5 डिग्री है। तो अब मुझे बताइए कि सूर्य और मंगल के बीच में कितना गैप है। तो सूर्य की डिग्री कितनी हो गई, 18, और मंगल की डिग्री कितनी हो गई, 5। तो एक ही गर्मी होने के कारण हम बाकी करेंगे। तो 18 में से 5 चले गए, जब 18 में से 5 चले गए तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 13 डिग्री। तो यानी मंगल और सूर्य के बीच में कितना अंतर रहा, 13 डिग्री का। और मंगल कितने डिग्री तक अस्त माने जाते हैं, 17 डिग्री तक। तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर अस्त माने जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल अस्त माने जाएंगे। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह जो हैं वो यहाँ नहीं बैठ करके पिछले घर में बैठे हैं, यानी पिछले घर में बैठे हैं, और पिछले घर में ये मान लीजिए कि 22 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 22 डिग्री के। तो 22 डिग्री के बाद में अब सूर्य जो है यहाँ पर मान लीजिए 18 डिग्री के नहीं हो करके, और यदि सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री के हैं, कितने डिग्री के हैं, 10 डिग्री के, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये हो गए 22 डिग्री के। 22 डिग्री के बाद में ये चलते चलते 8 डिग्री और चलेंगे। तो यहाँ पर हम मंगल को ले लेते हैं, ये 8 डिग्री और चलेंगे, और यहाँ पर सूर्य 10 डिग्री के हैं ऑलरेडी। तो कितनी डिग्री हो गई, 18 डिग्री। तो ये बाकी अलग अलग घर में प्लस हो जाएगा। तो यानी मंगल और सूर्य का जो गैप हो गया वो 18 डिग्री का हो गया। तो मंगल 17 डिग्री तक ही अस्त होते हैं, 18 डिग्री पर वो उदय माने जाएंगे। तो निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर अस्त नहीं माने जाएंगे, वो उदय माने जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो निश्चित रूप से वो अस्त कितने अंश पर होता है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, और उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी आपको समझाया कि अंतर हम देख लेते हैं कि सूर्य से ग्रह का अंतर कितना है, और अंतर में यदि वो डिग्री आ रही है, उसके अंश अस्त वाले अंश आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर ही वो अस्त माना जाएगा, अन्यथा वो अस्त नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।